धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। तमाम चीजों को प्राइवेट हाथों में सौंपने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी मोदी सरकार ने अब लगता है एक और बड़ा कदम उठा दिया है, बल्कि ये कहें कि घातक कदम उठा दिया है। सेना से जुड़ी हुई तमाम जितनी कंपनियां हैं, जिन्हें हम आयुध निर्माणी फैक्ट्रियां कहते हैं, जहां पे सेना से जुड़े तमाम असला बारूद सब कुछ बनाया जाता है, उनका भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। 41 फैक्ट्रियों को 7 कॉरपोरेट कंपनियों में तब्दील कर दिया है। तो इस फैसले को कैसे देखा और समझा जाना चाहिए, सेना से जुड़े हुए लोगों से ही बात करेंगे। आप जानते हैं हमारा खास प्रोग्राम है बात सेना की, तो उसी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, जो ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, अपने आर्टिकल भी लिखते हैं और तमाम तरीके के अपने जितने भी ओपिनियन होती है वो भी देते रहते हैं। तो उन्हीं से समझेंगे। इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम चीज़ों को जिस तरीके से देत दनादन वाले स्टाइल में, अभी आपने देखा एयर इंडिया भेज दी, उससे पहले रेलवे, उससे पहले लाल किला, ताजमहल, बंदरगाह, ना जाने क्या क्या सब चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन करके रख दिया। तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, ये भी एक समझने वाली बात है। और अभी ताज़ा एक रिपोर्ट भी आई है, आपने देखा होगा, कल रिपोर्ट आई है। कहा गया है भुखमरी के मामले में हम बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, नेपाल से, अगल बगल के जो हमारे जितने भी पड़ोसी हैं उनसे पीछे हैं। वो भी 70-75 नंबर पे, हम 101वें नंबर पे आ गए हैं। तो ये रात दिन दावा कर रहे हैं कि इन्होंने भारत को विश्वगुरु बना दिया और भुखमरी के मामले में हालात हमारे ये हैं कि हम 101वें नंबर पर पहुँच गए। तो इन तमाम घटनाओं के बीच जो प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं, ये जो रिपोर्ट आई है, इसको कैसे देखा जमदा जा सकता है, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। और आप सवाल और मुद्दे जो उठाते हैं केवल सामूहिक नहीं बल्कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन उसमें ढन म्यूजिक नहीं होता, मसाला नहीं होता। और आजकल खबरों में जब तक मनोरंजन ना हो तब तक खबरें देखने सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि सूचनाओं के लिए पत्रकारिता अब ना की जाती है, ना लोग अब क्या नाम है खबरों को सूचनाओं के लिए देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही। भोपू मीडिया कहें या गोदी मीडिया कहें, इन्होंने उसको मनोरंजन का ही साधन बना दिया है। लेकिन हमारी कोशिश रहनी चाहिए और हम परसिस्ट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और जब जनता के पेट में भूख होगी, जिसकी आपने अंत में चर्चा की कि हमारा पोजीशन 130-32 देशों में से 101 आ गए हैं। बांग्लादेश और नेपाल के पीछे भी हम चले गए हैं, गरीबी में, भूखमरी में, बच्चों में। तो जनता खड़ी होगी। हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। आपने कहा कि न्यूज़ को मनोरंजन बना के रख दिया भोपू मीडिया ने, गोदी मीडिया ने, लेकिन मुझे लगता है क्या कोई किसी के घर में सड़ी हुई सब्जी दे के जा सकता है? पैसे में हम सड़ी हुई सब्जी खरीद सकते हैं, आटा दाल खरीद सकते हैं, हमें पसंद होगा तभी तो कोई कुछ ऐसा कर सकता है। पैसे दे के हम लोग खबरें देख रहे हैं, लेकिन भोपू मीडिया वाले गंद फैला रहे हैं, तो इसका मतलब लोगों को पसंद होगा तभी तो वो गंद फैला पा रहे हैं। बहुत दिनों से चल रहा है दोस्त, बहुत दिनों से चल रहा है। धीमे धीमे हमें गंदगी पसंद आने लगी है। केवल भोपू मीडिया ही नहीं, पूरे शिक्षा व्यवस्था देख ले, पूरे सरकार के तंत्र में देख ले, जितने भी इंस्टीट्यूशन से देख ले, और उनको सफलता मिली है, निश्चित रूप से उनको सफलता मिली है। और हम गंदगी को पसंद करने लगे। जी हाँ, दुर्भाग्य हमारा। चलिए, गंदगी को पसंद करने लगे, वरना भोंपू मीडिया की क्या औकात, उसे तो अपना धंधा करना है और धंधा करने वाला कभी अपने ग्राहक की मर्जी के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। बात आते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशस्वी भाषण कल दिया, और वो उन्होंने दिन चुना विजयदशमी का। आप जानते हैं ना, दशहरे के दिन क्या होता है, शस्त्र पूजन किया जाता है और झूठ पर सच्चाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। उस दिन उन्होंने एक काम किया कि सेना से जुड़ी हुई 41 आयुध निर्माणी फैक्ट्रियों को उन्होंने 7 कॉरपोरेट कंपनियों में तब्दील कर दिया। दिन को और जो प्रधानमंत्री ने किया, उसे आप कैसे देखते हैं? ये कोशिश तो जब से ये सरकार आई है सत्ता में, तब से पूरी की पूरी कोशिश है। शुरू में कहा गया था कि प्राइवेटाइजेशन कुल उन कंपनियों का किया जाएगा जो मुनाफे में नहीं है, जो नहीं चल पा रही हैं। अब इन्होंने साफ साफ कह दिया, आपके इकोनॉमी के जितने एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो सरकार से जुड़े हुए, यहां तक सीतारमण ने भी कहा, सॉरी क्या नाम है उनका, फिनांस मिनिस्टर जो ये है, उन्होंने साफ साफ यह, निर्मला सीतारमण, जी हाँ, फिनांस मिनिस्टर ने साफ साफ कहा कि इसे कुछ भी लेना देना नहीं है कि वह किस तरह से कंपनी चले, प्राइवेटाइज करना हमारा काम है और हम कर रहे हैं। इसको कई रूप में देखा जा सकता है और सब में एक ही ढर्रा आप पाएंगे
जैसे इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की हमारे साथी भूल गए होंगे, आप ही के साथ हमारी चर्चा हुई थी 1-1.5 वर्ष पहले। इसके पीछे सबसे पहले इसकी एक रिपोर्ट मांगी गई, है ना, सीएजी द्वारा। सीएजी ने बड़े तरीके से कहा कि हाँ भाई, यह अपने आप में काम करने में सफल नहीं है, ये घाटे में चल रहे हैं, इनके प्रोडक्ट compete नहीं कर पा रहे हैं जो मार्केट के हैं, कंपटीशन में पीछे जा रहे हैं, इनके माल जो हैं अप टू डेट नहीं है, और इनके माल जो हैं फौज के पास बहुत सारे बेकार पड़े रहते हैं। क्यों ऐसा होता है, इसका इन्होंने जवाब नहीं दिया, ना ही इन्होंने फौज से पूछा। एक उदाहरण दूं हमारी जनता को समझने के लिए, डिफेंस प्रोडक्ट जो है वह केवल कंपटीशन में के लिए नहीं, मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि लड़ने के लिए होते हैं। और आज के जमाने में कुछ भी आप बनाते हैं, जैसे टैंक बनाते हैं या मशीन गन बनाते हैं, हमारा दुश्मन भी उसमें बनाता है, और 5 से 6 साल होते होते नए प्रोडक्ट आते हैं, नई चीजें आती हैं, और जब तक हम सप्लाई करते हैं हमारा माल पुराना पड़ जाता है, हमारे वेपन्स, आर्म्स, एम्युनिशन पुराने पड़ जाते हैं, नए बनाने पड़ते हैं, और जो प्रोडक्ट हमारा इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसको हम बाजार में बेच भी नहीं सकते, क्योंकि सुरक्षा के कारण से वो गलत हाथ में पड़ेगा। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम उसे डिस्ट्रॉय करें और नया बनाएं। यह मुनाफे के लिए नहीं है, यह ना सीएजी समझने को तैयार है, ना ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर समझने को तैयार है, और हमारी फौज, जो हमारे नए जितने भी चीफ बने हैं और जो भी लोग जैसे भी कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वह सारे के सारे इसके पीछे पड़ गए हैं कि हमें मुनाफे के लिए करना है, हमें कंपटीशन में आना है, और हमें उसको ऑटोनॉमी देनी है। हमारे मजदूरों को कौन सी ऑटोनॉमी मिलती है यार? किस कंट्री के मजदूरों को ऑटोनॉमी मिलती है कि ऑटोनॉमी मिलके उसको बड़े बढ़िया प्रोडक्ट बनाए? और इनके आधार पे जो इन्होंने 7 भाग में बांट दिया, उनको खंड खंड कर दिया, टुकड़े में कर दिए, देश अब स्वतंत्र हो जाएगा, स्वावलंबी हो जाएगा, और दुनिया का नंबर 1 बन जाएगा। इतना बड़ा भद्दा मजाक। जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा। ठीक है, आप इसे भद्दा मजाक बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे इस चीज को दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी समझना चाहता हूँ। जिस दिन से खबर आनी शुरू हुई थी कि आयुध निर्माणी जितनी भी तमाम फैक्ट्रियां हैं, इनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, तो तमाम इनके अधिकारी कर्मचारी उस दिन से स्ट्राइक कर रहे थे। इस सरकार पर अब किसी चीज का कोई फर्क नहीं है, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। जरा फिर से सवाल करें। जिस दिन से खबर सामने आई थी कि सरकार आयुध निर्माणी फैक्ट्रियों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, तो वहां के कर्मचारी स्ट्राइक हड़ताल कर रहे थे लगातार। हमने ग्राउंड जीरो पे जाके भी मुरादनगर में जो फैक्ट्री है गाजियाबाद के अंदर, वहां भी खबर की थी, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने जो चाहा वो कर दिखाया। तो इस सरकार पे आंदोलन का, गांधीवादी जो तमाम विचार हैं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निगमीकरण कहें, कॉर्पोरेटाइजेशन, अभी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, और जुलाई में अंतिम इनका आंदोलन होने वाला था, और जो कानून बनाया गया लोकसभा में पारित हुआ। लोकसभा में पारित होने के पहले विपक्ष ने कहा कि हम इससे बहस करना चाहते हैं। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नहीं, इसमें बहस करने की क्या बात है। उनकी जितने भी पक्ष और विपक्ष के जितने ट्रेड यूनियंस हैं, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज के जो कॉर्पोरेशंस हैं, फेडरेशन से, उनसे बातें हो चुकी है, कोई जरूरत नहीं है, वो हड़ताल पे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और उसके साथ साथ बना डिफेंस सर्विसेज एक्ट, बना इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज एक्ट, जिसके हिसाब से आप आंदोलन में जा ही नहीं सकते, यह भी कानून बना। और उन्होंने कहा कि केवल 1 साल के लिए घबराने की बात क्या है, और इस 1 साल में, जुलाई में हुआ। और आपको याद होगा उसी वक्त पिगासस का भी हंगामा चल रहा था, विपक्ष भी शांत पड़ गया, और आंदोलन की जो इन्होंने धमकी दी थी अगस्त में, जुलाई अगस्त के बीच में जाने की बात जो थी, वो तकरीबन टाटा फिस हो गया। मैं इन कर्मचारियों को दोष नहीं देता, दोनों के दोनों पक्ष, जो वाम का था ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन, और जो आरएसएस से जुड़ा था, वो भी आंदोलन में जाने को तैयार थे, लेकिन इनकी हिम्मत हार गई। कुल 70 से 75 या 80 हजार की इनकी शक्ति है। ताकत को इन्होंने किस तरह से तोड़ा, अंदाजा लगाएं। क्या इन लोगों ने अपना आंदोलन करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये देख रहे हैं कि 10-11 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार सुन नहीं रही है, इतने तमाम हंगामे हो हल्ले के बावजूद? तो अब जो जितने भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी हिम्मतें टूटने लगी हैं और वो इस सरकार के सामने खड़े नहीं हो पा रहे। और क्या ये कहना गलत होगा कि किसान आंदोलन इतना लंबा चलवा के सरकार उन सरकारी कर्मचारियों की हिम्मत तोड़ने का काम कर रही है? मैं ये कहने ही वाला था।
आप ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन जिस रूप में है देख लें, इस तरह से तोड़ा गया है कि उनकी तो 10 से 11 लाख की वर्कर्स की एक फौज है, काफी ताकतवर है, वो आधा दिन की भी स्ट्राइक पे नहीं जा पाएंगे। ये बेचारे कैसे जा पाते, नहीं गए, और डर भी गए कि पता नहीं नौकरी से निकाल दिया जाए, क्या किया जाएगा। ये किसान आंदोलन उसका उदाहरण है। उसके पहले एनआरसी का जो आंदोलन चला, सीए आंदोलन चला, वो भी उदाहरण रहा है। और दुर्भाग्य है कि हमारे वामपंथी दल है, इन सबको मिलाकर एक साथ आंदोलन खड़ा करने में असमर्थ रहे हैं, वह करने को तैयार नहीं है। जी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये कुछ हो रहा है, हाल के दिनों की बात है। आपने देखा होगा निर्मला सीतारमण ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारे हाईवे अब जो और तमाम चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट हाथों में दे दी जाएंगी, सरकार उनका रखरखाव नहीं कर पा रही है, उनको चला नहीं पा रही है। इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने दावे किए थे। अब उसके फ़ौरन बाद ये आयुध निर्माणी 41 फैक्ट्रियों को 7 कॉरपोरेट कंपनियों में बदल दिया गया है। क्या ये कोशिश है, क्योंकि लोग जैसा आपने कहा कि भाई नौकरी जाने का डर है, क्या गुलाम बना लिए गए हैं क्या लोग मानसिक तौर पे? ये गुलाम तो पूरे के पूरे तरीके से बनाए जा रहे हैं। जिस तरह से इनके यूनियन को तोड़ा गया, जिस तरह से श्रम कानून को तोड़ा गया, जिस तरह से इनके प्रतिरोध करने की क्षमता को तोड़ा गया, कानूनन भी, पुलिस द्वारा भी। आप फार्मर्स के आंदोलन को देख ले, हालांकि फार्मर्स के आंदोलन में पहली बार ऐसा हुआ है इनके आने के बाद से, 2014 के बाद से, जहां ये असफल हो रहे हैं, उसको तोड़ने में सफल नहीं हो रहे, जितनी भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये 100% ये कोशिश इनकी ये है कि इनको गुलाम बनाया जाए मजदूरों को। तुम या तो काम करो या भूखे मरो। एक समझदारी हमारी ये होना चाहिए, हमारे श्रोताओं को समझना चाहिए कि मजदूर स्वतंत्र हैं 2 रूप से। पहला यह कि वह उनके पास किसी भी तरह का उत्पादन का साधन नहीं है, ना जमीन है, 2-2.5 बीघा बात अलग है, ना फैक्ट्री है, ना कुछ है, यानी स्वतंत्र है मजदूरी करने के लिए। दूसरे स्वतंत्र हैं काम ना करने के लिए। हम गुलामी नहीं करेंगे, तो गुलामी नहीं करोगे तो क्या करोगे, तो मरोगे। तो अब चारा केवल यही रह गया है, अब फील्ड में भी चले जाए, किसानों के साथ क्यों लड़ रहे हैं। यह बात हमारे लोगों को समझना चाहिए कि या तो तुम गुलाम बनो, नहीं तुम मरो। ठीक जी। प्राइवेट स्कूल आने से शिक्षा व्यवस्था बताते हैं बेहतर हुई, प्राइवेट हॉस्पिटल आने से बताते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हुई, प्राइवेट बैंक आने से बताते हैं लोगों के कारोबार और तमाम चीजें जो हैं बड़ी आसान हो गई। तो अगर सेना का जो काम धंधा है, मान लीजिए कुछ बनाने का हथियार वगैरह जो भी है, देसी भाषा में बात करें, तो प्राइवेट हाथों में अगर चली जाए, जो आप कह रहे हैं निगमीकरण अभी किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? निगमीकरण मैंने जरूर कहा, लेकिन वह तो रास्ता है प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का। वह तो रास्ता है, डायरेक्ट डिफेंस से उसका प्राइवेटाइजेशन मुश्किल था। और जो ये कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ उसके बाद से उसका पब्लिक में वो ओपन शेयर आएगा, जिसके थ्रू ये लोग आएंगे और फिर प्राइवेटाइजेशन होगा। जहां तक डिफेंस की बात है, उसका इनडायरेक्टली मिनी प्राइवेटाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन, निगमीकरण, वह तो शुरू हो चुका है। उसका भगवाकरण, उसका राजनीतिककरण हर तरीके से शुरू हो चुका है। जो आंखें बंद करके है वह मूर्ख है और वह समझ नहीं पा रहा है कि आज यदि हमारी लड़ाई किसी बराबर वाले ताकत से, हम विश्व गुरु केवल वही नहीं, मिलिटरली बनना चाहते हैं, और छोटी सी झड़प में हम उसको सक्षम नहीं हो पाते हैं रोकने में, तो हम जिस फौज की बात कर रहे हैं, जो हमने आधार बनाया था, जिसको हमने ताकत बनाया था, आप डिफेंस बजट घटा रहे हैं, आप ओआरओपी कम कर रहे हैं, आप पेंशन कम कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग पर मत घटा रहे हैं, आप पर्सनल के प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को कम किए जा रहे हैं, आप हर तरह से उनको तोड़ने को, वहां भी जाति भेद ला रहे हैं आप, वहां भी आप धर्म भेद ला रहे हैं, और आप कहते हैं कि आपकी फौज एक सशक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे बढ़ेगी। दुर्भाग्य है। ठीक है, आप कह रहे हैं दुर्भाग्य है, लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट आई है जहां प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में भारतीय सेना को अजेय बना देंगे, उसके जैसी कोई सेना नहीं हो पाएगी, ऐसी सशक्त और मजबूत सेना नहीं हो पाएगी। वहीं कल एक रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल हंगर जो है सूची जारी की गई है, उसमें 101वां स्थान दिया गया है, यानी कि भुखमरी के मामले में हम लोग नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। उस रिपोर्ट को और जो कल प्रधानमंत्री के बोल वचन है आमने सामने रखे तो आप कहां पाते हैं? देखिए, जुमलों का बहार है। पहले जुमले, मैं इसी को जोड़ने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं। इंदिरा गांधी के समय में साल 2 साल 5 साल में एक आता था, गरीबी हटाओ, है ना। जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो इंडिया इज शाइनिंग,
अब हर ऑल्टरनेट डे या हर ऑल्टरनेट वीक एक एक आ रहा है। जरूरी है क्योंकि जनता अब इतनी बुरी तरह से भुखमरी, बेरोजगारी और अव्यवस्था में फंस चुकी है कि उसके दिमाग में, आपने कहा ना कि हम तैयार हैं उस कचरा को बर्दाश्त करने के लिए, हम खुद कचरा हो गए हैं। इसके लिए लगातार ये बम्बार्डमेंट जरूरी है हमारे सर पे, ताकि हम उसको बर्दाश्त करें। कल ही मैं एक दोस्त के पास गया था मिलने, और वहां पे यहां तक लोगों ने कहा कि अरे सारे भारत के मुसलमान पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और केवल श्री नरेंद्र मोदी ही रोक सकते हैं। मैंने कहा ऐसा आप क्यों नहीं सोचते कि हम पाकिस्तान को ही मिला लें? नरेंद्र मोदी तो ऐसा नहीं सोचते हैं। उनके थोड़े से मतलब जरूर हौसले पस्त हो गए कि क्योंकि रास्ता अलग है। लेकिन दोस्तों, हमारे सुनने वाले साथियों, वैसे ख्वाब देखे, जरूर देखे। आप पूरी एक क्यों नहीं देखते? हम पृथ्वी छोड़ के हम चांद पे ही चले, मंगल ग्रह पे ही चले, जहां जाति धर्म नहीं है, जहां बेरोजगारी की वो ना हो। लेकिन जुमलों का भी एक आधार होता है, या आधारहीन जुमले जा रहे हैं। और इसका ये जवाब ये सरकार यह देती है कि नहीं नहीं, इन लोगों ने जो खोज खबर की है, जो सर्वे किया है, वह आधार जो है अवैज्ञानिक है। यह सरकार जो अवैज्ञानिक मूर्खता और अंधविश्वास फैला रही है, वह उन पे आरोप लगाती है कि वह अवैज्ञानिक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रात दिन ढिंडोरा पीट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या जितने भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या मंत्री हो, कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन देने की स्थिति में पहुंचा दिया। बताइए, देश तो बर्बाद अपना आप ही हो जाएगा। 80 करोड़, उसमें एक अच्छा खासा भी है और रिक्शा चालक भी, सब आपने एक लाइन में खड़े कर दिए, गरीब गुरबा पढ़ा लिखा जो भी है, 80 करोड़ लोगों को, और कह रहे हैं कि हम देश को विश्व गुरु बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जुमले गढ़ने में कोई कमी नहीं है और लगता है कोई फर्क इनको पड़ भी नहीं रहा है, अपनी मद मस्ती में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने वक्त दिया, फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।